पिछले एपिसोड में सिंजू ने यूजे को बचाने के लिए अपने ब्लड लाइन के पावर को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसीलिए यूजे ने भी डिसाइड किया था कि वो इसे इतने आसानी से वेस्ट नहीं जाने देगा। इसके बाद अगले सीन में कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि नानगुंग ने एक अल्टीमेटम जारी किया है, जिसके अनुसार अगर किसी ने भी उसे अर्थ फायर पगोड़ा के ऊपर रोकने के लिए कोशिश किया तब इसके लिए उसे 5 ग्रेड फैमिली का एनिमी माना जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर एक लड़का कहने लगता है कि वह तो बहुत ही एरोगेंट है, लेकिन असल में वो केवल सुप्रीम एम्पर के सपोर्ट के वजह से ऐसा बोल पा रहा है। तब इस पर एक लड़की उसे कहने लगती है कि अब तो बाकी के चारों ग्रेट जीनियस भी उसके साथ में शामिल हो गए हैं, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भी उसे रोकने के लिए कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा करने की भी कोशिश करता है तो वो उनके हाथों से नहीं बच पाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइबिंग हुआयान के साथ में बात कर रही होती है, जहाँ पर वो इसे बताती है कि पिछले 9 दिनों से जो कोई भी 5 ग्रेट जीनियस के रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है वे उनको बहुत ही बुरे तरीके से इंजर कर रहे हैं, और इसके अलावा वे तो उनको पैरालाइज भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा उनमें से जो कोई भी सीमा के डर्टी और 3 पावर से इंजर्ड हो रहा है वे सभी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तब इसके बारे में जानकर हुआयान भी इस बात से काफी उदास हो जाती है, और फिर वो कहने लगती है कि नानगुंग ने मेरे मदर को मार दिया, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मैं उसे अपना बदला भी नहीं ले पाऊंगी, और इसके अलावा मुझे उसके साथ में शादी भी करना होगा। अब इसी वजह से वो गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि मैं इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तब इसकी बात सुनकर बाइबिंग उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन असल में एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई भी स्ट्रेटजी पूरी तरह से बेकार है। तब इस पर हुआयान परेशान होने लगती है कि उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हुआयान किसी को याद करने लगती है, और फिर वो कहने लगती है कि अगर वो जिंदा होता तो मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। तब ऐसी बात सुनकर बाइबिंग उससे पूछने लगती है कि वो कौन है। तब इस पर हुआयान उसे इसके बारे में सब कुछ बताने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुआयान की मदर उसे अपने साथ लेकर कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी, और उसका पीछा करने वाला आदमी कहने लगता है कि तुमने सुप्रीम एम्पर के उत्तराधिकारी को मारने का कोशिश किया है, और अब इसीलिए तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हुआयान की मदर अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी, और इसीलिए वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे आदमी भी इतने आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, और इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब इससे देख हुआयान की मदर इनके अटैक को रोकने के लिए किसी बैरियर का यूज करती है, ताकि इस तरह से वो अपने बच्चे को जख्मी होने से बचा सके। लेकिन असल में वो इनके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती, और इस तरह से हम देखते हैं कि वो हुआयान को बचाते हुए मारी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी हुआयान को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर किसी ने आकर उसे बचा लिया था। तब इसे देखते ही वो आदमी कहने लगता है कि हम नानगुंग फैमिली से हैं, लेकिन इस पर वो लड़का इनसे कहता है कि तुम तो एक बेबी को मारना चाहते हो, और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी इंसान नहीं हो। तब ऐसी बात सुनते ही वो आदमी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के ने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। तब इससे देखते ही उसके साथ वाले बाकी लोग भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी इस लड़के के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और वो इन सभी को मारकर हुआयान को बचा लेता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि हुआयान उसी के साथ में रहने लगी थी, लेकिन फिर एक साल डिमंस ने उसके लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, और वे उसमें बहुत ही बुरे तरीके से हार गए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से शांत होने वाला नहीं था, और उसके लोग भी उससे कहने लगते हैं कि हम भी डिमंस के ऊपर अटैक करेंगे, और हम उनको मारकर उनसे अपने लोगों का बदला लेंगे। तब इसके बारे में सुनकर वो भी इस बात से काफी उदास हो जाता है, क्योंकि इसके पहले भी डिमंस ने कई बार इसके लोगों के ऊपर अटैक करने का कोशिश किया था, और इसीलिए उनके साथ में फाइट करते हुए इसके बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। अब इसी के बारे में याद करके आखिरकार वो डिमंस के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि इस तरह से वो अपने मरे हुए लोगों का बदला ले सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बात सुनकर उसके साथ वाले बाकी लोग भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो गए थे, और फिर वे सभी लोग एक साथ में मिलकर डिमंस के साथ में फाइट करने के लिए चले गए। अब इसके बारे में याद करके हुआयान कहने लगती है कि मैं भी उसका वॉरियर बनना चाहती थी, ताकि इस तरह से मैं भी डिमंस के साथ में फाइट करने में उसकी मदद कर सकूं। लेकिन फिर वो उदास होते हुए कहती है कि उस समय मैं केवल 5 साल की थी, और इसीलिए वो मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हुआयान उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, और इसीलिए वो उससे खोजते हुए बैटल वाले एरिया में भी चली गई, जहाँ पर वो इसे देखते ही उसके गले से जाकर लग जाती है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसके पीठ के ऊपर बहुत सारे एरो लगे हुए हैं। अब इसके बारे में याद करके हुआयान फिर से काफी उदास हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाइबिंग भी उससे काफी इंप्रेस हो गई होती है, और इसीलिए वो हुआयान से पूछती है कि आखिरकार उसका नाम क्या था। अब इस पर हुआयान इसे बताती है कि उसका नाम लिंग यून था। तब इसके बारे में सुनकर बाइबिंग उससे कहती है कि उसका नाम तो बिल्कुल उसके काम के जैसा ही है, जिस पर हुआयान भी कहने लगती है कि अब उसके जैसा कोई भी जीनियस नहीं होगा। तब इसी वक्त हम देखता है कि इनके सामने कोई स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखते ही वे दोनों पूरी तरह से इसके बारे में अलर्ट हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसमें से सिंगुनी यहाँ पर आकर गिरता है, जिसे देखते ही वे दोनों तुरंत अपने बॉडी को छुपाने लगते हैं, और फिर हुआयान उससे पूछने लगती है कि यहाँ का वाटर आपको कैसा फील हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगू ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था, और फिर इनसे कहता है कि तुम दोनों जल्दी से अपना ड्रेस पहनकर रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करनी है। तब इसके बारे में सुनकर वे दोनों भी इसके लिए रेडी हो गए थे, और फिर वो इसके
बात को सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या सच में तुम नानगुंग को मारना चाहते हो। तब इस पर सिंगुन कहने लगता है कि आज उन्होंने यूजे के साथ में ऐसा किया है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि कल वे तुम्हारे साथ में भी ऐसा कर दें, जिसकी वजह से मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हुआयन थोड़ी सी परेशान होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि नानगुंग के पीछे तो मोली खड़ी है जिसकी कॉम्बैट पावर सुप्रीम एम्पर के बराबर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि अगर मैंने किसी को मारने का डिसाइड कर लिया तब उसके बाद मुझे कोई भी ऐसा करने से नहीं रोक सकता। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि अब इसमें काफी लेट हो रहा है और इसीलिए अब हमें नानगुंग के साथ में डील करने के लिए वहाँ पर जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि हुआयन भी इसके साथ में जाने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहती है कि मैं भी इसमें तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सिंगुन भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वाइबिंग भी इसके साथ में जाने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहने लगती है कि मिलिट्री एडवाइजर के रूप में मैं वहाँ पर कैसे नहीं हो सकती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे नानगुंग के पैलेस के सामने आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि नानगुंग अभी भी सिंगुन के बारे में बात कर रहा था और वो कहने लगता है कि सिंगुन अगर सुप्रीम एम्पर भी बन गया तब उसके बाद भी वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा और इसके अलावा मैं तो अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला हूँ और केवल कुछ ही घंटों में मैं यहाँ पर सबसे ग्रेट जीनियस बन जाऊंगा। लेकिन तभी सिंगुन इसके पीछे जाकर कहता है कि तुम्हारा यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह तो असल में केवल एक इल्यूजन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सारा चाल सीमेंट का होता है और वो सिंगुन से कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। तब इसके वजह से सिंगुन को भी समझ में आ जाता है कि यह सब तो असल में केवल एक ट्रैप है और अब इसीलिए वो अपने स्पेस पावर का यूज करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमेंट ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से सिंगुन भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो यहीं पर बेहोश हो गया था। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सिंगुन की आंखें खुलती है और फिर वो परेशान होते हुए कहता है कि यह सब नानगुंग का ट्रैप है। लेकिन तभी लियू सियान इसके सामने आकर कहती है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नानगुंग तो 1000 साल पहले ही मर गया था। तभी कुआन यू भी यहाँ पर आकर कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि आप इसके बारे में फिर से भूल गए, क्योंकि आपने तो 2000 साल पहले एक आर्मी को लीड किया था और फिर उस तरह से आपने दोनों डिमन क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो इसे बताती है कि अब तो आप इंसानों के सुप्रीम एम्पर भी हैं। तब इसके बारे में सुनकर सिंगुन कहने लगता है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि यह केवल मेरा एक सपना था। जिस पर लियू सियान कहने लगती है कि अब तो काफी लंबा टाइम हो गया और आपने मुझसे चियानकुन कॉन्टिनेंट को घुमाने के लिए प्रॉमिस किया था। तब इसके बारे में सुनकर सिंगुन कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। तभी लियू सियान कहने लगती है कि मैं अपने सिस्टर को भी साथ में ले जाना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके लिए मना नहीं करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सिंगुन भी इसके लिए मान गया था। तभी यहाँ पर एक और लड़की आकर कहने लगती है कि कहीं आप मेरे बारे में तो नहीं भूल गए। जिस पर सिंगुन उससे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बारे में नहीं भूला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी डॉटर वुई भी इसके गले से आकर लग जाती है। जिसके बाद सिंगुन चियान हान से सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं इतने सालों से एक फादर बनने में फेल हो गया। लेकिन इस पर चियान हान उससे कहने लगती है कि वैसे तो आपके पास में अपने काम थे और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थके हुए हैं तो फिर मैं और वुई आपका कुछ समय के लिए वेट कर लेंगे। तभी लियू सियान कहने लगती है कि अब तो सारे डिमन मर चुके हैं और अब इसीलिए हम एक साथ में बहुत ही आसानी से रह सकते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और भी आ गया था और वो सिंगुन से कहता है कि क्या अब तुम्हारे पास में रियल लाइफ है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि ये लास्ट वाला लड़का कौन था।